वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन 210 से लेकर 222 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। ये प्रोविजन सीआरपीसी में जो हुआ करते थे ना, सेक्शन 190 से लेकर 199 तक के प्रोविजन चैप्टर नंबर 14 में, उनको रिप्लेस करके लाए गए हैं। तो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन को बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन रिप्लेस किया है, ये चेक करने के लिए आप एक बार कंपैरिजन वाला चार्ट देख लेना। हम वो नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्टली बीएनएसएस के ये जो सेक्शंस हैं 210 से लेकर 222 तक चैप्टर नंबर 15 में सिर्फ यही टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली बताते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो वो पहले फुलफिल करी जाएंगी, तभी प्रोसीडिंग शुरू होगी। और इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो होती है सेक्शन नंबर 210 से, जिसकी हेडिंग है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। तो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले रहा है, इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब बीएनएसएस में कहीं पर भी नहीं बताया गया है। इसका मतलब होता क्या है? वैसे इसका मतलब होता है जब मजिस्ट्रेट केस के फैक्ट पे अपना माइंड लगाता है, या कह लो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है टू दी ऑफेंस, ताकि वो आगे प्रोसीड कर सके। फिर जब वो प्रोसीड करेगा, आगे चल के वो सम्मन इशू करेगा, वारंट इशू करेगा, जो भी मतलब आगे की प्रोसीडिंग है, फिर वो करेगा। तो उससे पहले की कंडीशन है कि मजिस्ट्रेट क्या ले? कॉग्निजेंस ले, यानी कि ऑफेंस पे अपना माइंड लगाए कि अच्छा ये ऑफेंस हुआ है, ओहो अब मुझे क्या करना चाहिए, ओहो ऐसे वाली चीज है। तो ये ओहो वाली चीज ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी जब हम आगे प्रोविजन डिस्कस करेंगे ना, तब धीरे धीरे करके आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअल में है क्या चीज। ओके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशियरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है, ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स। और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए, और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेज कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेज करना है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको स्टडी को जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेज करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। तो सबसे पहले सेक्शन 210 ये कह रहा है, पहली बात कि चैप्टर नंबर 15 में जो भी आप प्रोविजंस पढ़ोगे उसमें आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी कंडीशंस मेंशन है। तो उनके अधीन रहते हुए ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी ले सकता है कॉग्निजेंस ऑफेंस का, बट सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसको स्पेशली इंपावर किया गया हो सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 में कौन इंपावर कर रहा है? सीजीएम। वो भी तभी इंपावर कर रहा है जब मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को जिसका वो कॉग्निजेंस लेना चाह रहा है, ट्राई करने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए कॉम्पिटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो भी मजिस्ट्रेट हैं ये किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस किस आधार पर ले सकते हैं। पहला कह रहे हैं कि अगर इन्हें मिली है कंप्लेंट, तो कंप्लेंट के आधार पर ले सकते हैं, और वो कंप्लेंट जो इनके पास करी जा रही है वो किसी स्पेशल लॉ में ऑथोराइज करे गए पर्सन के द्वारा भी करी जा सकती है। बस चीज यह है कि वो कंप्लेंट किसी ऑफेंस के बारे में होनी चाहिए। क्लोज बी में कह रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, और वो पुलिस रिपोर्ट किसी भी मोड में मजिस्ट्रेट के पास करी गई हो सकती है सबमिट, इवन इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी सबमिट करी गई हो सकती है। तो पुलिस रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था सेक्शन 193 सबसेक्शन 3। एडिशनल पुलिस रिपोर्ट हमने पढ़ी है सेक्शन 193 के सबसेक्शन 9 में, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज है कि पुलिस ऑफिसर के बजाय किसी और पर्सन के द्वारा अगर मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर वो अपनी खुद की नॉलेज के हिसाब से भी, कि मतलब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है ऐसा उसको जान पड़ रहा है अगर, तो तब भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का। तो ये तीन चीजें हैं जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। स्टार्टिंग की ये जो दो चीजें हैं क्लोज ए में और क्लोज बी में, क्लोज ए में कंप्लेंट पर जो कॉग्निजेंस ले रहा है, और क्लोज बी में जो ले रहा है पुलिस रिपोर्ट पर, अगर इसमें कोई इरेगुलरिटी होती है तो उससे एज पर सेक्शन 506 क्लोज ई प्रोसीडिंग विशिएट
नहीं होगी। वहीं अगर सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 में क्लोज सी में जो बता रखा है कि पुलिस के अलावा कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर खुद की जानकारी होती है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो तब इस आधार पे भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो अगर इस चीज में कोई इरेगुलरिटी होगी तो एज पर सेक्शन 507 क्लोज के ऑफ बीएनएसएस ऐसी इरेगुलरिटी ये मानी जाएगी जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगी। तो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में पढ़ा कि कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट मिलती है उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? तो मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन होता है कि वो पहले देखे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर, तो तब सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 में वो इन्वेस्टिगेशन करवाने का ऑर्डर दे सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो तब वो इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे के अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और जब कंप्लेंट जो मिली थी मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो पुलिस को देता है, तो तब वो कंप्लेंट तब्दील हो जाती है, बदल जाती है एफआईआर में। तो पहला ऑप्शन हमने देख लिया इन्वेस्टिगेशन का। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले ले और प्रोसीड कर ले फिर चैप्टर नंबर 16 में, जिसमें सेक्शन 223 से लेकर 226 तक के प्रोविजन दे रखे हैं। वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। फिर अगर बात ट्रायल तक पहुंच जाती है तो तब कंप्लेंट पर जो इंस्टीट्यूट होता है वारंट ट्रायल, तो उसके लिए सेक्शन 267 से लेकर 270 तक के प्रोविजंस का फिर आ जाता है रोल। फिर इन प्रोविजंस में किया जाएगा प्रोसीड। अब यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को मिलती है पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट मिलने पर मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है ये बताए गए थे डब्ल्यू खुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2024 के केस में। कहा गया था कि अगर जो पुलिस रिपोर्ट मिली है वो कंक्लूड कर रही है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है कि वो उस पुलिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज भी, जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है, कॉग्निजेंस ले सकता है, देन आगे इन सेक्शंस में प्रोसीड कर सकता है। या फिर वो डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाना अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3, या फिर वो पुलिस रिपोर्ट को डिसएग्री कर सकता है और फिर उस हिसाब से एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है, प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है। वहीं अगर पुलिस रिपोर्ट जो दी गई है मजिस्ट्रेट को उससे अपीयर हो रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, तो तब मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर सकता है एंड प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है, या फिर उस रिपोर्ट से डिसएग्री होकर कॉग्निजेंस ले सकता है और प्रोसेस इशू कर सकता है। फिर ये वाले जो प्रोविजन है इनका रोल आ जाएगा। या फिर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट मिलती है तब वो क्या स्टेप ले सकता है, और जब मिलती है पुलिस रिपोर्ट तब क्या वो स्टेप ले सकता है। अब हम आगे की जो सेक्शन है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 211 बीएनएसएस का, जो कि ये कहता है कि जब सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लोज सी में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, पुलिस के अलावा किसी और से इंफॉर्मेशन मिली है ऑफेंस के कमीशन के बारे में या फिर खुद की जानकारी है, तो तब वो ले रहा है ना कॉग्निजेंस। तो तब एविडेंस लेने से पहले उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर कोई अदर मजिस्ट्रेट एक्यूज के ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह कर सकता है, तो वो ये बताए उसको कि भाई एक्यूज साहब, आपको अधिकार है कि आप अपने केस की इंक्वायरी और ट्रायल किसी अनदर मजिस्ट्रेट से भी करवा सकते हो। तो अगर वो एक्यूज या फिर अगर मल्टीपल एक्यूज हैं, तो उनमें से कोई भी एक्यूज जिस मजिस्ट्रेट ने ये चीज पूछी है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उस मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के ऊपर आपत्ति जताते हैं। कहते हैं कि भैया जो कॉग्निजेंस ले रहा है ये नहीं करना चाहिए प्रोसीडिंग, बल्कि इसने मुझे बताया ना कि ये दूसरा मजिस्ट्रेट है, ये भी इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है, मैं चाह रहा हूं कि ये करे। तो तब जो केस है अनदर मजिस्ट्रेट को, जैसा कि स्पेसिफाई किया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, फॉर दैट पर्पस कर दिया जाएगा ट्रांसफर। ओके, तो इतनी सी बात ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज के बारे में सेक्शन 211 करता है। सेक्शन 212 बीएनएसएस का मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू द मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। जब जो ऊपर वाली कोर्ट है वो क्या करती है, अपने नीचे वाली कोर्ट को बोलती है कि भाई तुम कर लो ट्राई, तुम कर लो इंक्वायरी, तो इसको हम कहते हैं मेकिंग ओवर करना। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात यहाँ पर ये कह रखी है कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, इस चीज को ध्यान रखना है, कॉग्निजेंस लेने के बाद जो सीजीएम है वो क्या कर सकता है, अपने सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को जिस केस का उसने लिया था कॉग्निजेंस, वो केस इंक्वायरी या ट्रायल के लिए मेक ओवर कर सकता है। एंड इवन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी ये चीज कर सकता है, बट जरूरी चीज ये है कि इस चीज के लिए उसको सीजीएम ने एम्पावर किया हो, देन वो भी आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर कर सकता है केस को फॉर इंक्वायरी ट्रायल टू अनदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट, जैसा कि सीजीएम ने थ्रो स्पेशल और जनरल ऑर्डर स्पेसिफाई किया हुआ है।
बाकी जिस भी मजिस्ट्रेट को मेक ओवर किया जाता है केस, फिर उसको क्या करना पड़ता है, उस केस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल जो भी है वो करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 212। ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि कब मेक ओवर करते हैं, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। ओके, सेक्शन 213 ये बता रहा है कि क्या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है ऑफेंसेस का। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये कह रहा है कि देखो, बात है ऐसी, बीएनएसएस में जैसे कि सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 में दे रखा है ना, जब वीआईपी जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और एनी पब्लिक सर्वेंट जो कि ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था तब, उसके साथ अगर इनमें से किसी के साथ भी अगर डिफेमेशन किया जाता है तो उनके मामलों में पब्लिक सर्वेंट ने जो रिटर्न कंप्लेंट करी है उसके आधार पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले ये चीज ध्यान रखो कि अगर बीएनएसएस में या फिर किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ और एक्सप्रेसली बोला गया है तो तब तो उसके हिसाब से चला जाएगा। किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ और बोला गया है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पॉक्सो एक्ट। जैसे कि पॉक्सो एक्ट में आप सेक्शन नंबर 28 में देखते हो ना, क्या देखते हो कि सेशन कोर्ट को बनाया जा सकता है स्पेशल कोर्ट, और जब सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है तो हम सेक्शन नंबर 33 में पढ़ते हैं कि पॉक्सो में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनका डायरेक्ट कॉग्निजेंस ये कोर्ट लेती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रही है। ओके, स्पेशल कोर्ट बन के डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले रही है पॉक्सो ऑफेंसेस का। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 212 अगर हम वापस से देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब तक कि बीएनएसएस में या किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में कुछ और एक्सप्रेसली नहीं प्रोवाइड किया गया है तब तक ये पत्थर की लकीर है, ये जनरल रूल है क्या, कि कोर्ट ऑफ सेशन एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस किसी ऑफेंस का नहीं लेगी। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में कोई भी मामला जो है वो जाता है कैसे, जब मजिस्ट्रेट उसको अंडर सेक्शन 232 या फिर अंडर सेक्शन 262 कमिट करता है, सुपुर्द करता है, तभी जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में मामला। भले ही एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन क्यों ना लिखा हो कोई भी ऑफेंस बीएनएसएस के शेड्यूल में, फर्क नहीं पड़ता है। मामला पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर वो 232 में या 262 में कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में, तब जाके कोर्ट ऑफ सेशन उसका कॉग्निजेंस लेगी। ये आपने ध्यान रखना है अच्छे से। और ये जो एक्सेप्शंस मैंने बताए बीएनएसएस में सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 और पॉक्सो एक्ट का, ये भी आप ध्यान रखना। अब सेक्शन 214 बता रहा है कि एडिशनल सेशन जज जो होता है वो कौन से केसेस ट्राई करेगा। इसके लिए कह रहे हैं कि वो ट्राई करेगा वो केसेस जैसा कि डिवीजन का सेशन जज बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर उसको मेक ओवर करता है फॉर द ट्रायल, या फिर हाई कोर्ट बाय स्पेशल ऑर्डर उसको डायरेक्शन देती है कि भाई ये वाले कि भाई ये वाला कर लो ट्राई, तो वो करेगा वो ट्राई। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 214। अब सेक्शन 215 ये बता रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं, या फिर अगर पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किए जाते हैं, या फिर एविडेंस में जो दिए जाते हैं ना डॉक्यूमेंट, उनके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किए जाते हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि ये जो चैप्टर है ये प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के लिए कुछ कंडीशंस बताता है, तो वो कंडीशंस आपकी शुरू हो चुकी हैं। 213 में देखा हमने, 214 में देखा, अब देख रहे हैं हम 215 में। ओके, तो 215 में सबसे पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट किया जाता है, जैसे कि कौन कौन से ऑफेंस, सेक्शन 206 से लेकर 223 तक जो बीएनएस में बना रखे पनिशेबल, जिसमें से बाहर निकाल दो सेक्शन 209 को, ऐसे ऑफेंसेस अगर कमिट किए जाते हैं या फिर इनका अबैटमेंट या अटेम्प्ट या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी जाती है, तो जिस पब्लिक सर्वेंट के संबंध में ये ऑफेंस कमिट किए गए हैं, जब तक कि वो पब्लिक सर्वेंट रिटर्न कंप्लेन ना कर दे, या फिर जिसके भी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर ऑफिसर उस पब्लिक सर्वेंट का रिटर्न कंप्लेन ना कर दे, या फिर जब तक कि इस पब्लिक सर्वेंट ने अगर किसी अनदर पब्लिक सर्वेंट को अथॉरिटी दी है इस चीज की, वो जब तक इस चीज की रिटर्न कंप्लेन ना कर दे, तब तक कह रहे हैं कोई भी कोर्ट ऐसे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। फिर रिलेटेड सीधे आप सबसेक्शन 2 देखो। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि पब्लिक सर्वेंट ने या पब्लिक सर्वेंट ने किसी अनदर पब्लिक सर्वेंट को ऑथोराइज करा था, तो अगर उसने रिटर्न कंप्लेन करी थी, जो ऑफेंसेस मैंने क्लोज ए में बताया ना, उनमें से किसी भी ऑफेंस की अगर, तो तब वो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट
जिसके भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट है, वो सुपीरियर ऑफिसर उसका क्या कर सकता है, कंप्लेंट को वापस लेने का ऑर्डर दे सकता है। और फिर जब वो कंप्लेंट को वापस लेने का ऑर्डर देगा तो इसकी एक कॉपी वो उस कोर्ट को भी भेजेगा जहां पर उस कंसर्न पब्लिक सर्वेंट ने या उसके ऑथोराइज पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेन करी थी। फिर जैसे ही उस कोर्ट को मिला ये रिसिप्ट, विड्रॉल ऑर्डर का कॉपी, उसके बाद कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग उस कंप्लेंट पर कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो तब इस विड्रॉल ऑर्डर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, कोई विड्रॉल ऑर्डर इफेक्टिव ही नहीं होगा, क्योंकि अब ट्रायल तो खत्म हो चुका है, तो अब सीधे जजमेंट आएगा, तो अब जजमेंट का वेट करो। अब वापस से सबसेक्शन 1 के क्लोज बी में आ जाओ। क्लोज बी कह रहा है कि अगर सेक्शन 229 से लेकर 233 तक या 236, 237, 242 से लेकर 248 या फिर 267 बीएनएस के इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है इन रिलेशन टू कोर्ट प्रोसीडिंग, या फिर सेक्शन 336 सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंस बताया गया है, या फिर सेक्शन 340 सबसेक्शन 2 या फिर सेक्शन 342 में जो पनिशेबल है ऑफेंस, वो ऑफेंस अगर एविडेंस में दिए जाने वाले या प्रोड्यूस किए जाने वाले डॉक्यूमेंट के संबंध में किया जाता है कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, तो तब वो ऑफेंस, या फिर इनमें से किसी भी ऑफेंस का अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट या अबैटमेंट किया जाता है, तो तब उसका कॉग्निजेंस कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी लेगी जब ऐसे ऑफेंसेस का रिटन कंप्लेंट वो कोर्ट कर देती है जिसके संबंध में ऑफेंस हुआ है, या फिर उस कोर्ट का राइटिंग में ऑथोराइज किया गया ऑफिसर इसकी रिटर्न कंप्लेंट कर देता है, या फिर जब ये कोर्ट जिसके सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर कोर्ट इसके कर देती है राइटिंग में कंप्लेंट। तो ये रिटर्न कंप्लेंट इनमें से किसी के भी द्वारा की जानी जरूरी है, अदरवाइज कॉग्निजेंस ये जो ऑफेंसेस हमने यहाँ पर देखे इनका कोई भी कोर्ट नहीं लेगी। और यहाँ पर जिस भी कोर्ट के संबंध में ऑफेंस कमिट हो रहे हैं ये, उसके लिए सबसेक्शन 3 में ये कह रहे हैं कि कोर्ट में ना यहाँ पे सिविल, रेवेन्यू, क्रिमिनल कोड भी इंक्लूड है, और इवन सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत अगर कोई ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की गई है और ये डिक्लेयर किया गया है बाय दैट एक्ट कि उस ट्रिब्यूनल को फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट माना जाएगा, तो तब उस ट्रिब्यूनल के ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा और उस ट्रिब्यूनल को भी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन कोर्ट माना जाएगा। बाकी सब सेक्शन 4 आप अपने आप देख लेना, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 216 कह रहा है बेटे अगर तूने मुंह खोला, मतलब विटनेस को धमका रहा है, तो अगर विटनेस को धमकाया जाता है, देखो 16 दूनी 32 होता है ना, तो 232 ऑफ बीएनएस में ये वाला ऑफेंस बन रहा है। कौन से वाला? अगर विटनेस को धमकाया जाता है। किस चीज के लिए धमकाया जाता है? गवाही देने के लिए। पूरा मामला क्या है वो 232 ऑफ बीएनएस में जाके देखो एक बार। तो 232 में कह रहे हैं जो ऑफेंस दे रखा है उस ऑफेंस का विटनेस जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हुआ है वो, या फिर कोई और पर्सन क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। इतनी सी बात है 216 में। 217 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से खतरा। लेकिन बस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं ना, उनका भी बता रखा है कि प्रोसिक्यूशन शुरू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस यहाँ पर बता रखे हैं चैप्टर नंबर 7 में जो दे रखे हैं बीएनएस में पनिशेबल, या फिर सेक्शन 196, 299 या 353 सबसेक्शन 1 ऑफ बीएनएस में जो पनिशेबल ऑफेंसेस वो अगर वो कमिट किए जाते हैं या उनकी करी जाती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या फिर सेक्शन 47 में जो अबैटमेंट बता रखा है वो अगर किया जाता है, तो तब कह रहे हैं ऐसे का कॉग्निजेंस कोई भी कोर्ट तभी लेगी जब प्रीवियस सैंक्शन ले ली हो। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि सेक्शन 197 या फिर सेक्शन 353 के सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में जो पनिशेबल ऑफेंस है वो अगर कमिट किया जाता है या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर करी जाती है, तो उनका कॉग्निजेंस कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी लेगी जब प्रीवियस सैंक्शन लेकर आ गए हो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। बाकी ना आप लोग साथ साथ में देखते रहना कि बीएनएस के जो भी सेक्शन का यहाँ पर जिक्र आ रहा है ये आखिर कौन से ऑफेंसेस की बात करते हैं। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर 2 साल से कम के कारावास से पनिशेबल जो ऑफेंस है उसकी अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी जाती है, तो उसकी प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिटन कंसेंट। विदाउट दैट रिटन कंसेंट
कोई भी कोर्ट ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस नहीं लेगी। बट अगर जिस ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई है वो पनिशेबल है डेथ सेंटेंस से या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट से जो कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की है, तो तब इस तरह की रिटर्न कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। बाकी प्रोवाइजो आगे कह रहा है कि सेक्शन 215 ऑफ बीएनएसएस में जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रखी है उसके लिए सेक्शन 215 ही अप्लाई होगा। उसके लिए आपको यहां पर कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 215 दे रखा है। ओके, वो यहां पे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दे रखी है इसमें कवर नहीं होगा। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि सेक्शन 217 में आपने जैसे कि पढ़ा क्या क्या, सबसेक्शन 1 में आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन ले रहे हैं। सबसेक्शन 2 में देखा सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रीवियस सैंक्शन ले रहे हैं। ओके, सबसेक्शन 3 में आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिटर्न कंसेंट ले रहे हैं। तो ये जितने भी अथॉरिटीज हैं ये अपनी प्रीवियस सैंक्शन या रिटर्न कंसेंट देने से पहले अगर चाहती हैं तो क्या करवा सकती हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं उस पुलिस ऑफिसर से जिसकी रैंक इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं है। और जब वो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो तब उसको वही पावर होंगी जो कि होती है सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करने की। यहां विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेक्शन 218 बीएनएसएस का क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलवाना है वो पर्सन जज, मजिस्ट्रेट या फिर पब्लिक सर्वेंट है या फिर था और उसको गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की सैंक्शन से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, और वो एक्यूज है ऐसे ऑफेंस का जो कि उसने तब किया जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। ध्यान आपने यहां पर ये रखना है कि जो ऑफेंस उसने कमिट किया है वो डायरेक्टली उसके ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड होना चाहिए। ये कहा गया था इंदिरा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 के केस में। अगर वो फैब्रिकेट करता है एविडेंस या अपनी पावर का इलीगल पर्पस के लिए मिसयूज करता है तो तब ये चीजें ऑफिशियल ड्यूटी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी। ये कहा गया था ओम प्रकाश यादव वर्सेस निरंजन कुमार उपाध्याय 2024 के केस में। तो अगर ये जो जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलवाना है, जब इसने ऑफेंस कमिट किया था ये एम्प्लॉयड था इन कनेक्शन विद यूनियन अफेयर, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी। वहीं अगर ये एम्प्लॉयड था इन कनेक्शन ऑफ स्टेट अफेयर्स एट द टाइम ऑफ एलिज्ड ऑफेंस, तो तब स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी। तब जाके ऐसे ऑफेंसेस का ऐसे जज, मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, अदरवाइज नहीं। बाकी यहां पर ये ध्यान रखना है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में अगर कुछ और कहा गया है तो वो चीज सेव करनी है, उसके ऊपर ये बात जो भी हमने पढ़ी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। फर्स्ट प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर स्टेट में जब किया गया था ना ऑफेंस तब वहां पर लगी हुई थी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 356 क्लोज 1, तो तब इन दैट सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन नहीं लेनी है, तब लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन। वहीं अगर कोई यूनियन की आर्म फोर्स का मेंबर था और उसने जो एलिज्ड ऑफेंस कमिट किया है वो तब किया है जब वो एज सच मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तभी उसके अगेंस्ट जो उसने ऑफेंस कमिट किया है कॉग्निजेंस कोर्ट लेगी। लेकिन वहीं अगर जो आर्म फोर्स का मेंबर है वो स्टेट में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था तो तब उसने करा ऑफेंस, तो तब स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी सैंक्शन। ओके, लेकिन वहीं आर्म फोर्स का जो ये मेंबर है अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है स्टेट में और तब वो वहां पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और उस दौरान वो ऑफेंस कमिट कर दे रहा है, तो ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन ले ली गई हो। ओके, बाकी सब सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो डिटरमिन कर सकते हैं कि जो भी इस सेक्शन में प्रोसिक्यूशन चलेगा वो कौन चलाएगा, किस मैनर में चलाएगा, कौन से ऑफेंसेस के लिए या किस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, और जो ट्रायल है वो कौन सी कोर्ट के समक्ष किया जाएगा, ये सब ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अब वापस से आ जाओ सबसेक्शन 1 में, जो ये 2 प्रोवाइजो रह गए थे ना, इनको भी देख लेते हैं।
सेकेंड प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जिस भी गवर्नमेंट से सैंक्शन मांगी जा रही है, सैंक्शन मांगने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिस तारीख को सैंक्शन मांगने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, अगर वो उस तारीख से 120 दिन के अंदर कुछ बताती नहीं है, कुछ इंटीमेट ही नहीं करती है, सैंक्शन नहीं देती, कुछ इंटीमेट नहीं करती कि वो सैंक्शन देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है, तो तब अपॉन दैट फेलियर डीम कर लिया जाएगा कि उन्होंने ना सैंक्शन दे दिया। थर्ड प्रोवाइजो यहां पे ये कह रहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट, ये जो बीएनएस के सेक्शंस लिखे हैं, सेक्शन 64, 65, 66, 68 से 71, 74 से 79, 143, 199, 200, इनमें से किसी भी ऑफेंस का अगर पब्लिक सर्वेंट एक्यूज्ड है तो तब ये थोड़ा ऐसे ऑफेंसेस हो जाते हैं जहां पे सीधे पब्लिक सर्वेंट को धर लिया जा सकता है। वो ये नहीं कहेगा कि पहले जाके फला फला अथॉरिटी से सैंक्शन लेकर आओ तभी मेरे अगेंस्ट आप प्रोसिक्यूशन चलवा सकते हो। ना 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 नको, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ऐसे ऑफेंसेस के मामले में जो कि पब्लिक सर्वेंट ने किया है, सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर नहीं याद है तो बीएनएस के पन्ने पलट के देखो, तभी चीजें अच्छे से कनेक्ट होंगी। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 218 बीएनएसएस का। सेक्शन 219 बीएनएसएस का अगेंस्ट मैरिज जो ऑफेंसेस होते हैं उसका प्रोसिक्यूशन शुरू करने की कुछ कंडीशंस बताता है। क्या कंडीशन, देखो सेक्शन 81 से लेकर 84 तक बीएनएस में जो मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस बता रखे हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस बता रखे कमेंट सेक्शन में बताते जाना, रिवाइज होता जाएगा। अगर नहीं बताना तो पन्ने पलट के देख लेना एक बार, ठीक है, पहले ही कह रही हूँ पन्ने जरूर पलट के देख लेना, आपका ही फायदा है, मेरे तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो सेक्शन 81 से लेकर 84 तक जो ऑफेंसेस बता रखे हैं बीएनएस में, उन ऑफेंसेस का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि उन ऑफेंस का जो एग्रीव पर्सन है वो उसकी कंप्लेंट नहीं कर देता है। बाकी कह रहे हैं कि अगर वो कोई चाइल्ड है, जो अग्रीव पर्सन है ऐसे ऑफेंसेस का, अगर वो कोई चाइल्ड है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है जो कि हायर सपोर्ट रिक्वायर करता है, या फिर वो किसी बीमारी की वजह से या इन्फर्मिटी की वजह से कंप्लेंट करने में असमर्थ है, या फिर वो कोई महिला है जो कि अपने लोकल कस्टम्स वगैरह जो है उसकी वजह से वो पब्लिकली अपीयर नहीं होती है। ओके, तो इन दैट सिचुएशन ऐसे अग्रीव पर्संस के बिहाफ में कोई भी अनदर पर्सन कोर्ट की अनुमति लेके कंप्लेंट कर सकता है। वहीं अगर अग्रीव पर्सन कोई चाइल्ड है या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है और उसके बिहाफ पे जिसने करी है कंप्लेंट वो उसका अपॉइंटेड गार्जियन नहीं है और उसका कोई और अपॉइंटेड गार्जियन एग्जिस्ट कर रहा है जिसको ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया हुआ है, तो ये जो अपॉइंटेड गार्जियन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इस चीज का नोटिस कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि ये जो चाइल्ड है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है, इसके बिहाफ पे ना एक पर्टिकुलर पर्सन है उसने ना कंप्लेंट करी है, वो उसका अपॉइंटेड गार्जियन नहीं है बट आप हो, तो बताइए क्या किया जाए। ठीक है, ऐसा उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा कोर्ट कंप्लेंट फाइल करने की अनुमति देने से पहले। ओके, क्योंकि जिसने करी है कंप्लेंट वो अपॉइंटेड गार्जियन नहीं है, तो इसलिए जो अपॉइंटेड गार्जियन है उससे पूछेंगे ना पहले कि बताइए क्या किया जाए, उसको नोटिस देंगे। अब वापस से आ जाओ सबसेक्शन 1 में दिए गए क्लोज बी पर। क्लोज बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेक्शन 81 से लेकर 84 तक जो ऑफेंसेस बता रखे हैं उन ऑफेंसेस का अगर अग्रीव पर्सन ऐसा हस्बैंड है जो कि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन में अपनी सर्विस दे रहा है और कमांडिंग ऑफिसर उसका ये चीज सर्टिफाई करके बताता है कि हम इसको ना छुट्टी नहीं दे सकते हैं कंप्लेन करने की, कि ये कंप्लेन करने आए इन पर्सन, इसके लिए हम इनको छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तो तब ये जो हस्बैंड है अग्रीव्ड, ये क्या कर सकता है, किसी अनदर पर्सन को अपने बिहाफ में कंप्लेन करने के लिए ऑथोराइज कर सकता है। कैसे ऑथोराइज करेगा, इसके लिए सबसेक्शन 4 बता रहा है। ऑथोराइज करने के लिए हस्बैंड राइटिंग में अथॉरिटी देगा जिसपे वो साइन करेगा या अटेस्टेशन करेगा, और उसमें ये स्टेटमेंट बताएगा कि जो भी एलिगेशंस हैं वो उसने बता दिए, इन्फॉर्म कर दिए, जिस भी फला बंदे को मैं भेज रहा हूं इसको मैंने सारी एलिगेशंस वगैरह इन्फॉर्म कर दी है। और ये जो रिटर्न अथॉरिटी दे रहा है हस्बैंड, इस पे उसका कमांडिंग ऑफिसर काउंटर साइन करेगा और साथ में सर्टिफिकेट देगा जिसमें ये मेंशन करा होगा कमांडिंग ऑफिसर ने कि भैया हम इसको छुट्टी नहीं दे सकते हैं इन पर्सन कंप्लेन करने की। अब यहाँ पे सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का ऑथोराइजेशन लगता है या फिर सर्टिफिकेट जो भी मैंने बताया वैसा लगता है तो कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगी और एविडेंस में एडमिसेबल करेगी जब तक कि
कंट्ररी प्रूव ना कर दिया जाए। अब वापस से आ जाओ सबसेक्शन 1 में दिए गए क्लोज सी में। क्लोज सी क्या कह रहा है कि अगर सेक्शन 82 वाला जो बाइगेमी वाला ऑफेंस है वो अगर किया गया है और जो वाइफ है वो है अग्रीव पर्सन, तो तब उसके बिहाफ में कंप्लेंट कौन कौन कर सकते हैं? उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन या फिर डॉटर, या फिर उसके फादर या मदर, इनमें से किसी के भी भाई या बहन, या फिर कोर्ट की परमिशन से कोई भी अनदर पर्सन जो कि उस महिला से बाय ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन रिलेटेड है, कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी आपने ये चीज ध्यान रखनी है क्या, सेक्शन 84 वाला जो ऑफेंस है उस ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ महिला के हस्बैंड को ही अग्रीव पर्सन माना जाता है और सिर्फ वही कर सकता है उस ऑफेंस की कंप्लेंट। तो ये चीज भी आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि सेक्शन नंबर 64 ऑफ बीएनएस में जो दे रखा है ना ऑफेंस, क्या दे रखा है कि अगर 18 साल से कम उम्र की वाइफ है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है तो वो भी एक ऑफेंस है, रेप वाला। ठीक है, तो अगर उसको कमिट हुए हुए जिस तारीख को वो कमिट हुआ था उस तारीख से 1 साल से ज्यादा अगर हो गया है तो 1 साल होने के बाद कोई भी कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस के बारे में हमने यहाँ पे कंडीशंस देखी वो उन ऑफेंसेस के अबैटमेंट एंड अटेम्प्ट के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होंगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 219। सेक्शन 220 ऑफ बीएनएसएस ये कह रहा है कि सेक्शन 85 में जो क्रुएलिटी वाला ऑफेंस है उसका कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले फैक्ट की पुलिस रिपोर्ट नहीं कर दी जाती है, या फिर जब तक कि उसकी कंप्लेंट अग्रीव जो है वो नहीं कर देती है, या फिर उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर फादर, मदर, इन दोनों में से किसी की भी भाई बहन, या फिर विद द लीव ऑफ कोर्ट, जो भी मतलब उस महिला से बाय ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन रिलेटेड है, जब तक कि वो उसकी कंप्लेंट नहीं कर देते हैं। ओके, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे, पुलिस रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट बाय एनी ऑफ दीज पर्संस जरूरी है फॉर दी प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्शन 85 वाला ऑफेंस। सेक्शन 221 ये कहता है कि सेक्शन नंबर 67 ऑफ बीएनएस में जो ऑफेंस पनिशेबल है, कौन सा वाला ऑफेंस? सेक्सुअल इंटरकॉर्स फोर्सिबली किया जाता है अगर अपनी वाइफ के साथ जब वो सेपरेट रह रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन मैरिटल रिलेशन में है, भले ही मतलब वो सेपरेट रह रहे हैं बट वो अभी मैरिटल रिलेशन में है, तो तब सेक्शन 67 में जो ऑफेंस दे रखा है उसका कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि ऐसे फैक्ट प्राइमा फेशी कोर्ट को सेटिस्फाई ना हो रहे हो जो कि ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और जब तक कि हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ के द्वारा उसकी कंप्लेंट नहीं कर दी जाती। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 221। सेक्शन 222 चैप्टर नंबर 15 का आखिरी सेक्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस में जो डिफेमेशन वाला ऑफेंस पनिशेबल है उस ऑफेंस का कोई भी कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि जो अग्रीव पर्सन है जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस करा गया डिफेमेशन वाला वो उसकी कंप्लेन ना कर दे। वहीं अगर वो अग्रीव पर्सन कोई चाइल्ड है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, या फिर सिकनेस या किसी इन्फॉर्मिटी की वजह से कंप्लेन नहीं कर सकता है, या फिर ऐसी महिला है जो कि अपने कस्टम वगैरह जो भी है उसकी वजह से वो पब्लिकली अपीयर नहीं होती है, पर्दानसी वाली महिला जो है वो, तो इन दैट सिचुएशन ऐसे कोई भी पर्सन के बिहाफ पे कोई अनदर पर्सन कोर्ट की अनुमति लेकर कंप्लेन कर सकता है। ओके, तो ये हो गया सबसेक्शन 1 सेक्शन 222 का। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है जो कि ये कहता है कि अगर 356 वाला जो डिफेमेशन वाला ऑफेंस है वो अगर करा जाता है इन हाई अथॉरिटीज के अगेंस्ट, इन वीआईपीज के अगेंस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट यूनियन टेरिटरी, या फिर पब्लिक सर्वेंट जो कि यूनियन या स्टेट के अफेयर के संबंध में एम्प्लॉयड था और जब वो अपने पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तो उसके कंडक्ट के संबंध में ऑफेंस कमिट किया गया। तो इनमें से किसी के भी संबंध में डिफेमेशन वाला अगर ये ऑफेंस किया गया है तो तब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे ऑफेंस का रिटन कंप्लेंट कोर्ट ऑफ सेशन में कर देता है तो उसके आधार पर कोर्ट ऑफ सेशन एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है, उसका डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा इस तरह के केस को सुपुर्द किया जाए कोर्ट ऑफ सेशन में, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। बट एक चीज है, क्या चीज है कि
कंप्लेंट पर ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की जो मजिस्ट्रेट की पावर है उसके ऊपर ये सेक्शन कोई इंपैक्ट नहीं डालता है और ना ही एग्रीव पर्सन को ये रोकता है फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब वापस से सबसेक्शन 2 पे आओ और इस बात पर गौर करो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है ये जो हाई अथॉरिटीज हैं इनके अगेंस्ट अगर डिफेमेशन वाला ऑफेंस करा जाता है तब। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस लेती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जब ऐसे ऑफेंस की करी है रिटन कंप्लेंट, जिस तारीख को ऑफेंस कमिट हुआ उस तारीख से 6 महीने के अंदर। और साथ ही ये ध्यान रखना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये जो रिटन कंप्लेंट कर रहा है इसमें ये वो फैक्ट मेंशन करेगा जो कि बना रहे हैं वो ऑफेंस और ऑफेंस का नेचर बताएगा और जो भी अदर पर्टिकुलर्स एक्यूज को ये नोटिस देने के लिए सफिशिएंट है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट कर दिया है वो भी मेंशन करे जाएंगे। और अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है वो स्टेट का गवर्नर या मिनिस्टर है या फिर था या फिर वो स्टेट के अफेयर के संबंध में एम्प्लॉयड कोई पब्लिक सर्वेंट था, तो इन दैट सिचुएशन ये जो रिटन कंप्लेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहा है इसको करने से पहले ये प्रायर सैंक्शन लेगा स्टेट गवर्नमेंट का और इनके अलावा जो बाकी मामले होंगे उनमें प्रायर सैंक्शन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब जाके रिटन कंप्लेंट करेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 222। अब आप चले जाओ सीधे सेक्शन 260 पर। यहां पर बताया गया है सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 में जो हमने पढ़ा ऑफेंस उसके ट्रायल का प्रोसीजर। क्या कह रहे हैं सेक्शन 260 ऑफ बीएनएसएस में? ये कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में जब आती है रिटन कंप्लेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 में जिसकी बात करी गई है उस चीज की, तो तब कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी? तो तब कंप्लेंट पर जो वारंट केस इंस्टीट्यूट होता है उसके लिए जो दे रखा है प्रोसीजर सेक्शन 267 से लेकर 270 ऑफ बीएनएसएस में उसको फॉलो करेगी। और जिस पर्सन के अगेंस्ट हुआ है ऑफेंस कमिट उसको ना वो प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह एग्जामिन कर सकेगी जब तक कि कोर्ट के द्वारा कुछ और किन्हीं रीजंस की वजह से डायरेक्ट नहीं किया जाता है तब तक। बाकी कह रहे हैं कि जो ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा अगर कोई भी पार्टी रिक्वेस्ट करती है या फिर कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है तो तब वो ट्रायल इन कैमरा होगा, प्राइवेसी में होगा, ओके, जहां पे जनरल पब्लिक को एक्सेस अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 356 की डिफेमेशन का जिस पर्सन के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगाया गया उस एक्यूजेशन का कोई रीजनेबल कॉज नहीं था, दैट्स वाई चार्जेस फ्रेम करने से पहले कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया या फिर अगर चार्जेस उसने फ्रेम कर लिए थे तो एक्यूज को उसने एक्विट कर दिया। तो इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी इनके बजाय जो कोई भी कंप्लेनेंट रहे उनको कोर्ट शो कोज नोटिस देगी। उनको कोर्ट शो कोज नोटिस भेज सकती है कि भैया बताओ कि आपको अपन लोग ऑर्डर क्यों ना दे कंपनसेशन एक्यूज को पे करने का। अगर एक एक्यूज है तो एक एक्यूज को, अगर ज्यादा एक्यूज है तो जिनको भी मतलब एक्विट करा गया है उन सभी एक्यूज को, ठीक है। फिर अगर ये कोई कॉज शो करता है तो फिर कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। फिर अगर लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा इसके कॉज से, कोई रीजनेबल ग्राउंड था ही नहीं एक्यूजेशन का, बेफालतू में इसने एक्यूजेशन लगाया इस पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, तो तब कोर्ट उस पर्सन को ऑर्डर देगी कि भैया कंपनसेशन दो। कितना कंपनसेशन दिलवा सकती है कोर्ट? 5,000 रुपए तक का दिलवा सकती है और इस कंपनसेशन की अमाउंट को फाइन की तरह कोर्ट रिकवर कर सकती है रीजंस रिकॉर्ड करके। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी कंपनसेशन यहां पर कोर्ट ऑर्डर कर रही है देने के लिए, इट डजंट मीन कि उस कंप्लेनेंट की जो भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी है उससे भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि ये हो सकता है कि अगर उसके अगेंस्ट सेम मैटर के संबंध में कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट करा जाता है और वहां पे कोई अमाउंट उसको देनी पड़ेगी, ऐसा कोई ऑर्डर दिया जाता है, तो तब यहां पर सेक्शन 260 में जो कंपनसेशन दिलवाया गया है उसको भी सिविल कोर्ट कंसीडर करेगी। बाकी क्या कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट को जो यहां पर 5,000 रुपए तक का बोला है कि तुम कंपनसेशन दो एक्यूज को, वो कंपनसेशन तब तक देने की जरूरत नहीं है जब तक कि उसके अगेंस्ट जैसे कि अपील करने का राइट मिलता है हाई कोर्ट में, जितना टाइम पीरियड अपील करने का वो खत्म नहीं हो जाता है। अगर अपील उसने कर दी हाई कोर्ट में तो जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती है तब तक उसको कंपनसेशन पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 260 और इसके साथ आपका सेक्शन 222 भी होता है खत्म और 222 के साथ आपका चैप्टर नंबर 15 भी होता है खत्म।
सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते हो ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो, ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।